This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मैं डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ और हमारा टॉपिक है सेल टैक्स इन पाकिस्तान। सेल टैक्स की एप्लीकेशंस क्या होंगी उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक केस स्टडी कह लें, क्वेश्चन कह लें। ये मार्च 2022 का ये क्वेश्चन है। लेट मी कंफर्म, ये देखिएगा आपकी किताब का, आई थिंक सो इट इज पेज नंबर 640। आलम पेटी वाला की जो किताब है उसका पेज नंबर 640 है, जिसको मैं देख रहा हूँ। और मार्च बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट में है, मार्च 2020 के अंदर ये टेस्ट हुआ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स। ऐसे सवाल पेपर में कम आए हैं लेकिन अच्छे हैं, यानी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कॉन्सेप्चुअल, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 फॉर द मंथ ऑफ फेब। और हमारा जो सेल्स टैक्स में एक टैक्स पीरियड होता है, टैक्स ईयर जिसको हम कहते हैं या टैक्स पीरियड कहते हैं, वो 1 महीने का होता है। और इसकी रिटर्न कब तक जानी होती है? इसकी लास्ट डेट होती है टैक्स जमा करवाने की 15 मार्च, और आपने इसको 18 मार्च तक इसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। ये इसका देखिएगा, ये देखिएगा जी हमारे पास दो हैं, एक है मिस्टर टी, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन हैं। अगर एग्जाम में ये ना बताया जाए तो हम इसको रजिस्टर्ड ही समझते हैं। Compute the amount of sales tax payable or refundable to each of the above registered person and input tax to be carried forward if any for the tax period 2010। ये जो इनकम टैक्स कैरी फॉरवर्ड होता है ये दो हरकतों की वजह से होता है। या तो इसके ऊपर सेक्शन 8B लग जाता है यानी 90% की रिस्ट्रिक्शन, या कमर्शियल इंपोर्ट की वजह से ये हो सकता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये फिक्स एसेट की वजह से भी हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, ये ज़हन में रखना आपने। अच्छा जी, अब पहले नोट पढ़े जरा, फिर देखते हैं। डेटा ऊपर परचेज और टिपिकल डेटा मौजूद है परचेजेज एंड सप्लाईज का। In case of Mr. T, the machinery has been used for exempt as well as zero rated goods। यहाँ पर गुड्स हमारे पास हैं, एग्जेम्प्ट भी हैं। देखें ये दो टैक्सेबल हैं, ये एग्जेम्प्ट है और ये जीरो रेटेड। वो कहता है ये जो मिस्टर टी की मशीनरी है ये वाली, ये जीरो रेटेड और कहाँ इस्तेमाल हुई है? एग्जेम्प्ट एज वेल एज जीरो। मसलन मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कर लूँ, ये ए एक्टिविटी है, ये बी है और ये सी है, तो वो कह रहा है ये जो मशीनरी है ना ये बी और सी में इस्तेमाल हुई है टी के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी ये टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल ही नहीं हुई। कहता है जी इन केस ऑफ मिस्टर एस द मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। टैक्सेबल सप्लाईज में एक बात याद रखें, जो जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं ये टैक्सेबल कहलाती है, लेकिन ये जो इसने लिखा है ना टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, राइट, तो यहाँ पर हम नॉर्मली फिर जीरो रेटेड को इग्नोर करके नोट लिख देते हैं एग्जाम में। लेकिन ये भी नोट लिखा जा सकता है कि ये जो हमारी सप्लाईज हैं, यानी जो हमारी मशीनरी है, ये मिस्टर एस के केस में ये ए और सी के केस में इस्तेमाल हुई है, यानी ये जीरो रेटेड असल में टैक्सेबल गुड्स है। जीरो तो हमें नोट लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर को हम क्लियर, उसने कहा जी टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, ऊपर उसने कहा जी टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स जीरो रेटेड सप्लाई उसने लिखा हुआ है। देखें बात को जरा समझने की कोशिश करें। उसने कहा टैक्सेबल, थोड़ी सी उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी एग्जाम के अंदर। उसने कहा टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, तो टैक्सेबल तो एक ही कैटेगरी बनती है जो सप्लाईज है, राइट। लेकिन लॉ में क्या लिखा हुआ है कि ये जीरो रेटेड सप्लाईज भी क्या है? टैक्सेबल सप्लाईज है। तो हम एग्जाम में नोट दे के ये लिख सकते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाईज आर आल्सो कंसीडर एज
टैक्सेबल सप्लाईज। अंडरस्टैंड? तो या अगर आपने जीरो रेटेड को यहाँ इग्नोर किया है तो आप नोट में लाजमी लिखें कि आई हैव इग्नोर्ड जीरो रेटेड सप्लाईज ऑल्दो दीज आर टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, ये जो उसने ओनली का वर्ड यूज किया है ना, इससे इसकी ये पता चल रहा है कि वो सिर्फ ए को कंसिडर कर रहा है, यानी पता चल रहा है कि ओनली का वर्ड ये है सिर्फ इधर ही इस्तेमाल हुई है। क्या हुई है? ओनली, एक ही चीज होती है ना, ओनली दो भी हो सकती हैं, तीन भी, लेकिन ऊपर उसने दो के लिए एज वेल एज का वर्ड यूज किया ना, एज जीरो रेटेड, यहाँ ओनली। इसको हमें पहले एड्रेस करना पड़ता है कि इससे क्या मुराद है। अंडरस्टैंड? तो मैं ये करता हूं कि मैं इन दोनों में लेके जाता हूं, मैं इन दोनों में लेके जाता हूं, यानी मैं ए और सी में लेके नीचे नोट लिख दूंगा कि टैक्सेबल सप्लाईज मींस टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज आर आल्सो टैक्सेबल सप्लाईज, उसमें भी मैं शामिल कर दूंगा और अपना नोट दे दूंगा। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट चेक करना था। 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पेज 641 बेटा, पेज नंबर 641। ठीक है जी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम अगर हमारे पास परचेजेस जो हैं टैक्सेबल परचेजेस, ये देखिएगा, अब देखना ये कि हमारे पास डाइवर्सिफाइड सेल्स है। सेल्स क्या है हमारे पास? डाइवर्सिफाइड है। तो क्या हमारे पास जो ऊपर गिवन है रॉ मटेरियल, क्या वो डाइवर्सिफाइड या वो कॉमन है या नहीं है? देखिएगा, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी है ही नहीं मिस्टर टी की। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो भी इसकी कोई नहीं है। अनरजिस्टर्ड से तो आप इनपुट ही क्लेम नहीं कर सकते। एग्जेम्प्ट गुड्स, वो भी इसकी कोई नहीं है। और कहता जी फिक्स्ड, यानी असल में देखा जाए मिस्टर टी के लिए एक ही इनपुट था, वो था 5000। इसका एक ही इनपुट था, वो क्या था? 5000 का। और वो कहाँ इस्तेमाल हुआ? बी और सी में, बी और सी में। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, मिस्टर टी कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स liability for the month of फेब, वो क्या लिखा होता है X2 या जो भी लिखा हुआ ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे कि अच्छा, इसमें एग्जामिनर ने ये बात नहीं लिखी हुई शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जाम्पशन, ये देखिएगा। तो हम चाहें तो इसमें वो चीजें छोड़ सकते हैं। वैसे वो लिखता है कि शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जाम्पशन लिखता है, लेकिन हम इसमें छोड़ सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इनपुट टैक्स, या आप डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में आउटपुट टैक्स भी लिख सकते हैं, वहां से सवाल भी शुरू कर, लेकिन हम अपने तरीके से ही चलते हैं। हम लिखते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स है ये रेजिजुअल इनपुट टैक्स, वो कितना है? वो सिर्फ हमारे पास है फिक्स्ड एसेट, वो है 5 मिलियन। और कुछ नहीं बताया तो क्या इंफॉर्मेशन लेंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। और ये हमारे पास बन जाएगी जी 5 इंटू 0.17, 850,000। इसमें कॉल शुरू कर दिया।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया जी? आप इतनी देर होगी बता ही नहीं रहे। 850,000 और हमारे पास जो परचेज ऑफ लिख देते हैं जैसन ताकि प्रैक्टिस रहे। तो परचेज फ्रॉम परचेज इज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड है, वो नील कर देंगे। एग्जाम तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं इसकी अपोर्शनमेंट के ऊपर। अपोर्शनमेंट में उसने कहा कि ये सिर्फ दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, 38 लाख और 25 लाख में, ऐसे ही है ना? तो हम कहेंगे हमारी जीरो रेटेड गुड्स इसकी वर्किंग 1 क्या है, इसको आप वर्किंग 2 कह लें। जीरो रेटेड गुड्स थी हमारी 25 लाख। आप इनको बेशक राउंड कर लें ताकि क्वेश्चन में आसानी हो जाए। और एग्जाम गुड्स क्या थी, तरतीब अपनी यही रखें, पहले ऊपर जीरो रेटेड रखा करें, नीचे एग्जाम रखा करें, ताकि एक पैटर्न रहे, एग्जाम में मुश्किल ना हो आपको चीजें करने में। लेकिन यहाँ पर सवाल देखें, ऊपर एग्जाम है नीचे जीरो रेटेड, लेकिन हम अपने तरीके से ही चले। 3.8 तो हमारी कितनी होगी जनाब? 6.3 मिलियन। और हमारे पास सिर्फ फिक्स एसेट ही है जी। थैंक यू वेरी मच। ये इधर आते, ठीक है जी, थैंक यू। तो 2500 डिवाइडेड बाय 6300 मल्टीप्लाई बाय 850, ये आ गया जी 33730। क्यों, वो भी लेनी है? उस पर तो आप टैक्स ही नहीं ले सकते सर। नहीं, उसने देखें, इनका सवाल ये है कि अनरजिस्टर्ड वाली हम टैक्सेबल सप्लाई नहीं लेंगे। उसने कहा था कि ये जो फिक्स एसेट है ना, ये सिर्फ जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में यूज हुआ है, ये यूज ही नहीं उसमें हुआ ना, इसलिए मैंने टैक्सेबल सप्लाईज ली नहीं है। समझाइए, यानी उसने कहा था कि ये जो फिक्स एसेट है, ये वाला टैक्सेबल सप्लाईज में यूज ही नहीं हो रहा, ये सिर्फ जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में, ये नीचे जिसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जेम्प्ट एज वेल एज जीरो रेटेड सप्लाईज उसने यूज किया, इसलिए मैंने उसको ये डाल दिया। ठीक है, तो -85, हाँ जी 02 भी आएगा, 02 भी लगा देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 512698 आ गया। ठीक हो गया जी, ये हमने अब वर्किंग चाहे शो करना कर सकते हैं। अब इसका आ जाएगा जी आउटपुट टैक्स। वो कौन सी है हमारे पास, देखिएगा टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी है ही नहीं, सिर्फ अनरजिस्टर्ड को है 2 मिलियन की। हम लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 मिलियन इंटू 17%, कितना आ जाएगा 340,000, ऐसे ही। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, इनपुट कोई है ही नहीं, इसके पास कोई भी इनपुट नहीं है, तो यही इसकी सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगी। इसको क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स पेएबल 340,000। हाँ, इसका ये आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। ये अनरजिस्टर्ड को सेल की इसने, सॉरी, हाँ ये सही कह रहे हैं आप, कि ये हमने इसको अनरजिस्टर्ड को सेल किया, तो इसमें ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ
2 मिलियन कितना आ जाएगा 60,000। तो हमारा सेल्स टैक्स पेबल आ जाएगा 400,000। क्वेश्चन नहीं है ना मेरे पास, इसलिए तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल हमारे पास क्या आ गया, सेल्स टैक्स रिफंडेबल वर्किंग टू से 33730 ठीक है जी। तो ये हमारे पास मिस्टर टी का आ गया। वर्किंग ज्यादा नहीं थी लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, ये कॉन्सेप्चुअल था, ये नोट कर लेते हैं। सर इस क्वेश्चन में सेक्शन 8B को रिलेट कर दें। सेक्शन 8 तो बेटा यहाँ लग ही नहीं रहा सर ये इसलिए बोल रहा था ना कि थोड़ा समझा दें इस क्वेश्चन में, वो तो समझ आ रही नहीं लग रहा क्योंकि वो फिक्स एसेट है ना, इसलिए। वो मेरा ना इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर एक है 90% की रिस्ट्रिक्शन का सेक्शन 8B। सर मैं इसको कहता हूँ इस क्वेश्चन में बता दें, जी इस क्वेश्चन में सर बस थोड़ा इस एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन में तो भी आया ही नहीं है। 8B तो तब लगेगा जब इनपुट टैक्स होगा आपका, इस सवाल में तो इनपुट टैक्स हमारा है ही नहीं सिरे से। सेक्शन 90% की रिस्ट्रिक्शन लगती है इनपुट टैक्स के ऊपर, कि हमारा जब हम कहते हैं कि हमारा जो इनपुट टैक्स है नॉर्मल, वो आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल के अंदर तो वो हमारा इनपुट टैक्स है ही नहीं, तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगनी थी वो खुद ही मौजूद नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वापस करना पड़ेगा जी समझ आ गई ये आपको? वापस करना तो मेरा फोन डिब्बा पैक मिलना है, एवं तो नहीं मिल जाए हुआ तो बहुत मेरे जी जी थैंक्स सर, समझ आ गया सर, यही जा रहा था मैं, समझा दें मुझे, शुक्रिया सर। वो इसमें है ही नहीं, जिसको आपने लिबास पहनाना था वो खुद ही बंदा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, चलें अब चलते हैं मिस्टर एस की तरफ। मिस्टर एस ने टैक्सेबल सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन से कुछ परचेज की हैं, और वो कह रहा जी ये जो प्लांट है वो भी टैक्सेबल सप्लाईज में ही यूज हुआ है, और उसकी एग्जाम्प्ट भी है, राइट, और उसकी क्या है, इसकी जीरो रेटेड नहीं है। देखें, चलें ये अच्छा, हमारी जिंदगी आसान होगी। उसने कहा सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में यूज हुआ है, तो इसकी जीरो रेटेड सप्लाईज ही नहीं है। इसका भी हम वैसे ही चलेंगे कि इसका सबसे पहले हम इनपुट टैक्स करेंगे मिस्टर एस, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। for the month of February 2000x2, जो भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, इसमें भी हम बना लेंगे वर्किंग वन इनपुट टैक्स। ठीक है जी, हमारे पास थी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितनी थी जी, 11 मिलियन। ये बताते जाइएगा जरा सवाल से देख के, 11 मिलियन इंटू 17%, ये हो गया। और एग्जाम्प्ट परचेजेस राइट, और इसके अलावा अनरजिस्टर्ड से भी है, नहीं है, एक और फिक्स एसेट भी है। फिक्स एसेट अगर नहीं बताया जाए तो इस फिक्स एसेट को क्या समझेंगे, जो टैक्सेबल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। इसको खुद से वो बिल्डिंग या व्हीकल नहीं अज्यूम करना एग्जाम में। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है, 6 मिलियन,
इंटू 17%, क्या आंसर आ गया? 102 ये आ गया जी हमारे पास। और इसमें इसकी है ही सिर्फ टैक्सेबल, और इसकी एग्जाम्पल नहीं है सप्लाईज। इसकी टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, ये देखिएगा, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड और एग्जाम्प्ट है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इनपुट है ये वाला, ये इन दोनों में होगा, और फिक्स एसेट जो हमारा सिर्फ इधर होगा। समझ आ गई? यानी ये जो हमने परचेज की है, इसका जो हमने टैक्स दिया हुआ है, ये जो लोगों से ये जो टैक्स है उसका इन दोनों में उसने बाइफरकेट होना है इसमें। ठीक है, समझ आ रही है ना? चले अब इसको हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। हम कहते हैं नंबर, वर्किंग नंबर 2, अपॉर्चनमेंट। जी, अपॉर्चनमेंट में क्या है हमारे पास, टैक्सेबल सप्लाईज है और एग्जाम्प्ट सप्लाईज है। मिस्टर एस की 2 ही सप्लाईज हैं, और ये वैल्यूज बताइएगा। टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है? 10 मिलियन, क्योंकि मैं 1000 में लिख रहा हूँ, और एग्जाम्प्ट 5.5 मिलियन। टोटल हो गई 15.5 मिलियन। और वर्किंग में हमारे पास टैक्सेबल की कितनी थी? 1870000। अब यहाँ फिक्स एसेट को नहीं मैंने लिखना, क्योंकि फिक्स एसेट सिर्फ एक ही सप्लाई में यूज हो रहा है, और वो है जीरो डेटेड। इसका यानी ये सारे का सारा रिफंड हो जाना है। नहीं, ये सारा हमारा टैक्सेबल में यूज हो रहा है ना, तो इसलिए हम सारे के सारा इनपुट हमारा हम इसको क्लेम करेंगे। इसके ऊपर 100% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ठीक है, समझ आ रही? हमारा जो फिक्स एसेट है उसने बता दिया होगा कि ये सिर्फ टैक्सेबल में यूज हो रहा है, तो उसकी पोर्शनमेंट जो खास हो किसी चीज में यूज हो रहा है उसकी तो पोर्शनमेंट नहीं करनी ना। पोर्शनमेंट तो तब करेंगे कोई एक से ज्यादा जगहों पर चीज यूज हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फिक्स एसेट यहाँ लिख भी लूँ, मिसाल के तौर पे ऐसे ही चले, मैं यहाँ ये कर भी लूँ 1020 में यहाँ लिख भी देता हूँ, तो वो तो सारे का सारा यही यूज हो रहा है ना। ठीक है ना, यहाँ तो यूज ही नहीं हो रहा है ये। ठीक है, हम चले अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए करते हैं। अब 1870 को जरा पोर्शन कीजिएगा। इसको राउंड नहीं करना एग्जाम के अंदर, जो इनपुट टैक्स होता है रॉ मटेरियल का। जी, नहीं करना था। इसको इस पे डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई करें। 120652, और इधर डबल 6348, ये हो गया। तो ये हम पहले माइनस करेंगे, ये बाद में माइनस करेंगे। ठीक है जी, मैंने चले अपने पैटर्न को नहीं छेड़ा। अब चलते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसको जूम आउट करके। तो ये आ गया हमारा आउटपुट टैक्स, ये आ गई हमारी टैक्सेबल गुड्स, 10 मिलियन इंटू 17%, ये आ गया हमारा 17 लाख रुपया। और इसमें से हमारी एग्जेम्प्ट गुड्स थी 5.5 मिलियन, तो ये खत्म हो गई, कोई रिटर्न नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब इसमें से इनपुट टैक्स आप लेस करेंगे, तो आप करेंगे अपोर्शन या रेजिजुअल कर लें, ज्यादा बेहतर लगा सर। रेजिजुअल इनपुट टैक्स वर्किंग 2 से आ गया।
1206,452। अब यहाँ लिखेंगे और 90% ऑफ 1.7 मिलियन। क्या आ रहा है जी? ज्यादा ही है ये 153, तो whichever is lower 1206,452 जी। सेक्शन 8 भी नहीं लग रहा, सही कह रहे हैं। 17 लाख में से ये माइनस करें, फर्दर टैक्स नहीं है इसमें, ऐसे ही है ना, क्या जगह सेल नहीं, इसमें से भी लेस करना है हमने। फिक्स्ड एसेट्स का जो है ये वर्किंग वन में से आ गया, कितना आ गया जी? 4548। और फिक्स एसेट का 1020, वर्किंग ये वाला जो अमाउंट थी वो भी यहाँ है, तो जी 1020,000। तो अब ये देखिएगा यहाँ 90 फिक्स एसेट के ऊपर तो 90% की रिस्ट्रिक्शन ही लगनी ना, तो ये हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे टैक्स कैरीड फॉरवर्ड। फाइव टू 64, ये इसको नेगेटिव में लिखेंगे और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये टैली कर लें, किताब में कोई आंसर में फर्क है तो बता दो। This conference will now be recorded. जी इनका सवाल ये है कि अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स होता है इस सवाल के अंदर, यानी हमारा जो डेटा है यहाँ कहीं उसने लिखा होता ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स, यहाँ कोई अमाउंट लिख देते तो वो सवाल हम इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ लिखते हैं? ठीक है, जब आप नॉर्मली अगर सिर्फ यही अल्फाज हों एग्जाम के अंदर, तो इनका सवाल ये है कि इसको कहाँ लिखेंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ ये लफ्ज लिखा हो तो आप उसको यहाँ लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स आप इसके अमाउंट के अंदर ऐड करेंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको इस 90% के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में बता दिया जाए कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स फिक्स एसेट का आ रहा है, जैसे ये वाला है, जैसे ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, तो नेक्स्ट मंथ में जाके इसके ये आपके इसमें नहीं ऐड होगा, ये इसका हिस्सा ही नहीं है। अगले महीने में जाके भी जहां से फिक्स एसेट माइनस करते हैं ना, ये वहीं से माइनस होगा, क्योंकि ये फिक्स एसेट का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल में ऐड होगा और फिक्स एसेट का, अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन में बताया जाए कि ये फिक्स एसेट का भी कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप उसको यहाँ आके ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल का ब्रॉड फॉरवर्ड रॉ मटेरियल में और फिक्स एसेट का फिक्स एसेट में ऐड करें। कौन सी? थैंक यू सर। अगले महीने में जाके नेक्स्ट मंथ में अगर फिर कोई फिक्स एसेट है तो ये उस फिक्स एसेट के इनपुट में ऐड हो जाएगी, उसमें जाके ये ब्रॉड फॉरवर्ड जो है उसका हिस्सा बन जाएगी अगले महीने में जाके नेक्स्ट मंथ के अंदर। यानी मार्च की बात कर लें, मार्च में अगर मार्च में ये आगे फिक्स एसेट ना हो तो ये डायरेक्ट फिर माइनस हो जाएगा। अगर आप कहते हैं जी मेरे क्वेश्चन में अगर रेजिडुअल इनपुट टैक्स है ही नहीं, फिर क्या करें? तो फिर आप क्वेश्चन में जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स होगा और 90% ऑफ दी आउटपुट टैक्स, इसको कंपेयर कर लेंगे।
क्योंकि पिछले महीने का जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है उसको अगले महीने का इनपुट ही समझा जाता है, उसको अगले महीने का इनपुट ही समझा जाता है। फिर आप ये सवाल करते हैं सर इसको पोर्शन नहीं करना, भाई ये पोर्शन होके ही आया होता है, ये बात याद रखें, इसको अगले महीने में पोर्शन नहीं करना, क्योंकि ये पोर्शन होके ही तो इधर आया हुआ है। अब नेक्स्ट नहीं इसकी अपोर्शनमेंट कोई भी होगी, ये टैक्सेबल का हिस्सा है, ये जो कैरी फॉरवर्ड होता है ये टैक्सेबल गुड्स की वजह से ही हो रहा होता है। इस ओके, वो कह रहे हैं जी सेल्स रिटर्न की एडजस्टमेंट कहाँ होगी। अगर सेल्स रिटर्न जो है वो एक तो आप यहां से लेस करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज में से, ठीक है, और फिर जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भी उसको आप ऐसे ही सेल्स लेस सेल्स रिटर्न यहाँ डाल देंगे, ठीक है, इसको नेगेटिव में कर देंगे। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये बन सकता है, आप कहते हैं सर ये सेल्स रिटर्न अगर अनरजिस्टर्ड से हो तो फिर, रजिस्टर्ड से हो तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेल्स रिटर्न आपकी वो कहे कि रजिस्टर्ड से है या अनरजिस्टर्ड से है, आपने उसको माइनस करना ही करना है, उसको माइनस करना ही करना होता है, क्योंकि आपने दोनों का टैक्स दिया होता है। लेकिन अगर आपने परचेजेस की हैं, ठीक है, परचेजेस की हैं आपने रजिस्टर से और अगले महीने में जाके ये रिटर्न हो गई, तो इसकी आप रिवर्सल डालेंगे परचेजेस में जाके। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज की हुई है, राइट, तो इसका तो आपने इनपुट ही नहीं लिया हुआ, तो ना ही इसकी रिवर्सल पड़ेगी। दोबारा सुनने, जो सेल करते हैं ना, सेल जो आप करते हैं रजिस्टर को करें या अनरजिस्टर्ड को करें, इसकी रिवर्सल पड़नी होती है। लेकिन परचेजिंग सिर्फ उसी की रिवर्सल पड़ती है डेबिट नोट जो आप रजिस्टर्ड से करते हैं, क्योंकि आप सेल्स रजिस्टर्ड को करें या अनरजिस्टर्ड को करें, टैक्स तो आपने देना ही देना होता है, इसलिए रिवर्सल भी पड़ती है उसकी। इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जी वो हमने रजिस्टर्ड को सेल की थी, वो अनरजिस्टर्ड को सेल की थी, वापस आ गई, तो आप परेशान हो जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा तसल्ली होती जाएगी इसके अंदर। This conference will now be recorded. चलें जी, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, जिसके अंदर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और इससे कुछ चीजें जो है वो क्लियर भी हुई। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, वो है सितंबर 2020 का। सितंबर 2020 बिल्कुल, ये भी एक लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसकी सबसे पहले सेल्स टैक्स की टिपिकल रिक्वायरमेंट ही होती है, लेकिन इस सेल्स टैक्स में क्या करना होता है आपने एग्जाम के अंदर, कि आपने रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद ऊपर एक दो पॉइंट लाजमी देखने होते हैं। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने अक्सर दी होती है। क्या कहा मैंने, ये जो नंबर होते हैं ना, इससे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन भी पढ़ लिया करें। ये एक तरीका है सेल्स टैक्स के क्वेश्चन को करने का। In the light of the provisions of Sales Tax Act rules, compute the amount of sales tax or refundable and input tax to be carried forward, if any, for the tax period for August 2000x2। यही आपने एग्जाम में लिखना है। Except where otherwise specified, all figures are exclusive of sales tax। अगर ये लाइन ना भी लिखी हो, इनका सवाल इन्होंने भी पूछा है कि अगर हमने अनरजिस्टर्ड को सेल की है और वो रिटर्न हो गया, तो क्या फर्दर टैक्स को भी रिटर्न डालेंगे? तो आंसर इज नो। फर्दर टैक्स की रिटर्न नहीं आपने डालनी, सिर्फ 17% ही रिटर्न होगा, ठीक है। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स फॉर इशूड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम वेयर एवर रिक्वायर्ड। कहता जी ये भी, अगर ये दोनों लाइनें एग्जाम में ना गिवन हो तो ये अजम्पशन बन जाती है हमारे सवाल की ऑटोमेटिकली। तो एग्जामिनर ने इसको क्लियर कर दिया कि जब भी आप चीजें सेल रिटर्न होगी या परचेज रिटर्न होगी तो डेबिट क्रेडिट नोट तो इशू होगा। उसने क्लैरिफाई कर दिया कि आपने इसको गलत अज्यूम नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सेल रिटर्न की है, आपको सेल रिटर्न हुई है और आपने क्रेडिट नोट नहीं इशू किया, तो इसको नहीं माना जाएगा। आपको परचेज रिटर्न हुई है, आपने की है, आपने इसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू नहीं किया, तो फिर भी ये नहीं होगा, राइट। यानी ये उसकी शर्त है। रिटर्न जैसे सेल करते हैं तो इनवाइस होनी चाहिए, इसी तरह रिटर्न के टाइम के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए? क्रेडिट नोट होना चाहिए। जैसे परचेज करते हैं तो इनवाइस होनी चाहिए, इसी तरह जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट आपने इशू किया।
यानी उसी का हिस्सा है ये, लेकिन एग्जामिनर ने इसको क्लियर कर दिया। चलें जी, आते हैं जी। टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन से मुराद ये है कि हमें सेल्स और परचेजेस गिवन है, राइट। अगर सेल्स और परचेज का डेटा अलग से गिवन होगा इस क्वेश्चन के अंदर तो हम फिर अपोर्शनमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नहीं बताया जाएगा तो क्वेश्चन की अपोर्शनमेंट करेंगे। JF एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एज अ मैन्युफैक्चरर, ये ठीक है। अगर ये यहाँ लिख देता डिस्ट्रीब्यूटर तो इसके ऊपर फिर 90% का रूल नहीं लगाना। अगर यहाँ लिख देता कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर इसके ऊपर 90% की 8B एप्लीकेबल, सेक्शन 8B फिर एप्लीकेबल ना होता, लेकिन मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ कोई एक्सेप्शन मौजूद नहीं है। हाँ, आपने एक सवाल में ये करना होता है कि जो सप्लाईज होती है ना इसमें जो आपकी एक्सपोर्ट है, राइट, इसको आपने ये जो आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है ना इस पे डिवाइड करना होता है। अगर ये आंसर 50% से ज्यादा आ जाए तो फिर भी सेक्शन 8B नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह अगर सवाल में ये चीज मौजूद हो, इसी तरह अगर सप्लाई ऑफ रिटेल गुड्स हो तो आपने रिटेल गुड्स को डिवाइड करना होता है टैक्सेबल गुड्स के ऊपर, और अगर ये आंसर 80% से ज्यादा आ जाए तो फिर वहां पर भी सेक्शन 8B जो है वो 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। ये बात जहन में रखनी है आपने। तो बहरहाल यहाँ नजर आ रहा है कि 8B लग रहा है, यहाँ पर सेक्शन 8B इनपुट के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि ये बहुत थोड़ी इन्होंने एक्सपोर्ट की हुई है, हमारी टैक्सेबल सप्लाईज बहुत ज्यादा है और इसका ये 50% से ज्यादा नहीं है। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर 17% भी होगा प्लस 3% एंड पे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्प्ट गुड्स भी हैं टू अन, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये एग्जाम्प्ट गुड्स रजिस्टर्ड को करते हैं या अनरजिस्टर्ड को करते हैं, ऐसी कंफ्यूज करने वाली बात है। इसके ऊपर आपने 3% नहीं लेना, इसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं होता। एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया ये 0 रेटेड है, इसका हमें रिफंड मिल जाएगा इसके अगेंस्ट। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसका हम लेंगे। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका कुछ नहीं होगा। फिक्स एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, हाँ जी, तो इसका क्या होगा, हमारा इनपुट क्लेम करेंगे लेकिन इसके ऊपर 8B नहीं लगेगा। क्या परचेज करेंगे तो फिर तो इनवॉइस ही नहीं होगी। इनका सवाल ये है कि अगर यहाँ लिखा होता कि ये हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज की है तो फिर तो वैसे ही जाया हो जाता। जब आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज कोई भी चीज कर ली है, वो फिक्स एसेट हो या गुड्स हो, तो उसने तो इनवॉइस नहीं देनी, वो तो जाली होगी। अगर इनवॉइस दे भी देगा तो वो फेक होगी। तो इसका तो सवाल फिर तो आगे चल, फिर तो वो इनपुट ही खत्म है ही नहीं। इनपुट आपने तो टैक्स दिया या नहीं दिया, इनपुट है ही नहीं, इनपुट ही नहीं है ना, तो जाली है। अनरजिस्टर्ड पर्सन पाकिस्तान में सेल्स टैक्स ले ही नहीं सकता, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। आपने जिससे चीज खरीदी है, आपने फिक्स एसेट कहा जी 25 लाख का दे दें, अगर आपने खरीद लिया अनरजिस्टर्ड से तो वो तो आपको इनवाइस दे ही नहीं सकता। दे भी देगा तो वो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सिस्टम में है ही नहीं। समझ आ गई ना। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, अब ये देखिएगा सप्लाईज टू किसकी, अब इसको जरा कंसीडर करना होता है, ये इसकी बात कर रहा है, कहता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये अब जरा ध्यान से इसको देखना है कि ये इसमें क्या क्या बातें कर रहे हैं। Goods worth ₹560 sold to a new customer at a discount of 20%. JFA normally allow discount at the rate of 10%. इसका मतलब 20% डिस्काउंट क्या है, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। अब देखिएगा इसका मतलब ये है कि सप्लाई की ये वैल्यू गलत है, हमने इसको ठीक करना है। हमने क्या करना है इसको, असल ये अब ये वैल्यू कितनी है, 560 जो है ये कितने परसेंट है, ये 80% है ना। तो क्या करेंगे, इसका 100 डिवाइडेड बाय 80 करके इसको 100% पे लेकर आएंगे जी, 7 लाख रुपया। तो हम कहेंगे जी असल वैल्यू कितनी थी, ये वाली थी 7 लाख थी। इसमें से 10% आप माइनस कर दें, इसका 70,000, तो कितनी आ गई 630,000 आ गई ना। अंडरस्टैंड, कितनी आ गई 630,000।
अब देखिएगा हमारी सप्लाई जो है वो ये थी, होनी ये चाहिए थी, तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 70,000 का, 70,000 का है ना। तो एक तरीका तो ये है कि एग्जाम में यहाँ 70,000 आप इसमें टैक्स ऑफ सप्लाई में ऐड कर दें, डिस्काउंट जो आपने 10% डिस्काउंट था वो गलत था, उसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसको एग्जाम में आप इस तरह भी कर सकते हैं, 560 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 डिवाइडेड बाय 0.8, तो फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो 630 ही आएगा। ठीक है, यानी जो ये मैथ की कैलकुलेशन है, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस वैल्यू में से आप जाके 75 लाख में से 7.5 में से जो वैल्यू गलत है उसको माइनस कर दें 560 को, और ऐड कर दें 630 को, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है, या डिफरेंस ऐड कर दें, या दोनों प्रॉपर दिखा दें कि भी ये चीज, ये वैल्यू गलत थी वो मैंने माइनस कर दी, जो ठीक थी वो मैंने ऐड कर दी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये क्या कहा उसने? नॉर्मली, ये कह रहे हैं कि उसने कहा है कि ये गलत डिस्काउंट है, गलत खुद बता रहा है वो एग्जामिनर। ये कहता है नॉर्मल डिस्काउंट क्या है, वो 10% है। भाई आपने दे दिया तो गलत दिया ना, टैक्स वाले तो इसको नहीं मानते। ये आपको पेपर में नहीं आएगा कि एफपीआर ने कहा, आपने उसको बताया नहीं, प्रैक्टिकली नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी सवाल के अंदर कि नॉर्मल क्या है और उसने क्या दिया। अगर वो यहाँ कहता 5% है तो हम इस क्वेश्चन को छेड़ते ही ना। अगर लिखता कि 5% डिस्काउंट दिया है तो हम इस क्वेश्चन को ना छेड़ते, कोई एडजस्टमेंट ना होती। अब 10% था डिस्काउंट, आपने एबनॉर्मल डिस्काउंट दिया हुआ है उसको, नए कस्टमर को। भाई फ्री चीजें बेचते हैं, सेल्स टैक्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहता है जी मैंने सारी चीजें उसको तोहफातन हदियातन बेच दी हैं, 7 लाख की चीजें थी मैंने फ्री दे दी है, सारा सैंपलिंग कर दी, टोटली टैक्सेबल होगा। समझ आ गई? वो कहता है जी 7 लाख की चीजें इसमें शामिल है ही नहीं, वो हमने सैंपलिंग की थी, 5 लाख की है, 30,000 की हैं, आप ऐड करेंगे, क्यों नहीं है भाई? सैंपल पे टैक्स है, अगर आप किसी को सैंपल देंगे तो वो टैक्सेबल गुड्स हैं। वो कहता है जी प्राइवेटली यूज चीजें थी, ऐड करें उसके अंदर, अगर ऐड है तो ठीक है। ओके, आगे चले। हाँ जी, तो रिफंड मिल जाएगा। ये कहते हैं जी अगर सैंपल को एक्सपोर्ट, मैंने सैंपलिंग की है बाहर, एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसका रिफंड ले लें। ठीक है, an invoice issued to Qasim earnestly for 590 whereas the correct amount was 950, यानी उसके अंदर हमारी सेल में कितनी है 590, गलत है ना, इसको माइनस कर दें और ऐड कर दें 950, या इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दें सेल्स के अंदर, यानी असल अमाउंट ऊपर क्या पड़ी हुई है। तो आप एग्जाम में इसकी अलग वर्किंग बना सकते हैं कि पहले उसमें आप लेस कर दें 560 जो पहली वाली अमाउंट थी, और ऐड कर दें 630, नरेशन लिखते जाएं, फिर उसमें से माइनस कर दें 590 दूसरी एडजस्टमेंट, और इसमें ऐड कर दें 950, तो ये आपकी एडजस्टेड वैल्यू आ गई एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, वो आ जाएगी। जैसे आप करना चाहें, इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं लेके एक ही लाइन के अंदर, या वैसे भी कर सकते हैं। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये क्यों बताया जा रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर हमने 3% टैक्स लेना होता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंक्लूड सेल ऑफ दिस टू एंड कंज्यूमर, अब देखिएगा हमारे पास एंड सेल थी कितनी, सप्लाईज ये 13 लाख रुपए की थी। अब इसको देखिएगा, तो हम एग्जाम में जब फर्दर टैक्स लेंगे ना, देखें ऊपर जो आएगा ना आउटपुट में, वो 13 लाख का पूरा 17% आप लेंगे, 17% यहाँ पर पूरा ही लेंगे आप। लेकिन जब फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो वहां क्या करेंगे कि 1.3 मिलियन माइनस 28,500, इसका फिर आप 3% लेंगे, क्योंकि ये जो गुड्स हैं
ये एंड कंज्यूमर्स को बेची गई हैं और एंड कंज्यूमर से आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। अंडरस्टैंड? ये कर देंगे, टैक्स पूरा ही होगा, यानी इसके ऊपर आउटपुट टैक्स पूरा होगा 13 लाख रुपए के ऊपर। अपॉर्शनमेंट भी वैसे ही होगी, अपॉर्शनमेंट भी कोई फर्क नहीं आएगा, हर जगह पर सेम रहेगा, सिर्फ फर्दर टैक्स में यानी इस लाइन का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, फर्दर टैक्स के अंदर जा, और कहीं नहीं आएगा। Exempt supplies of 50,000 were returned by the unregistered customer during the month, no issue, इसको आपने कहीं कंसीडर नहीं करना, ठीक है। हाँ, अपॉर्शनमेंट के अंदर एग्जामिनर इसको ले जाता है, जो सेल्स रिटर्न होती हैं एग्जामिनर उसको सेल्स रिटर्न को प्रॉपर यूज कर रहा है, अपॉर्शनमेंट के अंदर हम इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन अपॉर्शनमेंट के अंदर भी मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट आना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये अब जो इस महीने मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये तो पिछले महीने की मैन्युफैक्चरिंग है ना, इस महीने की मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर अजम्पशन ले रहा है कि ये हर महीने एक रूटीन का काम है, क्योंकि ये प्रोविजनल होती है। ये दोबारा सुन लें, ये जो सेल्स टैक्स की हम अपॉर्शनमेंट करते हैं ना, ये आर्जी होती है, फाइनल हर साल के बाद पे हमने दोबारा एक एडजस्टमेंट करनी होती है पूरे साल की, तो इसलिए अगर आप कर भी लेंगे तो केक की क़यामत नहीं आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसके एग्जामिनर ने इसको किस तरह से लिया हुआ है। पहले एग्जामिनर तो सेल्स रिटर्न को क्वेश्चन अपॉर्शनमेंट में लेता ही नहीं था, अब उसने लेना शुरू कर दिया, लिहाजा हम भी अपनी सेल्स रिटर्न को अपॉर्शनमेंट के अंदर भी ले जाते हैं। इसको देख लेते हैं इस पॉइंट को सोल्यूशन में। टू मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग दिस एंड दिस, ये पॉइंट है, ऊपर कहीं मशीनें दी हुई हैं 25, ये फिक्स एसेट, इसका नोट आगे उसने 25 लाख का दिया हुआ है। टू मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग दिस एंड दिस, ये देखिएगा 25 लाख की थी ना, दोनों को मिलाएंगे तो 25 हो गए। रिस्पेक्टिवली वर एक्वायर्ड एंड कमीशन्ड इनटू ऑपरेशन इन अगस्त। Machine A has been used for the manufacturing of taxable as well as exempt supplies. ये वाली मशीन दोनों में यूज हो रही थी। Whereas machine B has been used only for or export. इसका सारा टैक्स हम रिफंड कर देंगे, इसको कहीं नहीं आएगा। ये जो है ये वाली मशीन, ये किस में जाएगी, टैक्सेबल में और एग्जेम्प्ट में चली जाएगी। ये अब इसकी अपॉर्चुनिटी तीनों में नहीं होगी, यानी अब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ना टैक्सेबल गुड्स, मैं आपको वर्किंग की शक्ल दिखाने लगा हूँ, टू रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक हो गया, ये आ गई। फिर आप यहाँ लिखेंगे जीरो रेटेड, फिर आप लिखेंगे एग्जाम, 3 हो गई, समझे। ये है ए, ये बी और ये सी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल, यहाँ आप लिखेंगे फिक्स एसेट। अब देखिएगा, अब आपके पास एक है फिक्स एसेट ए, इसका कॉलम बनाएंगे एग्जाम में, फिर आप लिखेंगे फिक्स एसेट, इसका अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 4 तरह के इनपुट आ गए, 3 तरह के, 1, 2 और 3। ये जो रॉ मटेरियल है ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब फिक्स एसेट ए उसने कहा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, टैक्सेबल में और एग्जेम्प्ट में, तो आप इसकी अपॉर्चुनिटी अब यहाँ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे सवाल के अंदर मैं आपको इसकी कुछ अज्यूम्ड वैल्यू लूँ, ये है मेरे पास 50 और ये भी 50 है, कितना हो गया 100, ये भी 100 अज्यूम करें, ये भी 100, टोटल कितना हो गया हमारे पास 300। तो ये रॉ मटेरियल 300 में डिवाइड होगा, लेकिन ये जो फिक्स एसेट है ये 200 में डिवाइड होगा। अंडरस्टैंड, यानी ये इन दोनों में इस्तेमाल हुआ है ना, इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये कहा, सॉरी, ये एग्जाम्प्ट में और इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो इसका क्या होगा, आप इसको कैसे वैल्यू को करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 200 इनटू फिक्स एसेट जो ए की वैल्यू है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, फिक्स एसेट यहाँ नहीं आएगी, जबकि फिक्स एसेट बी सारे का सारा यहाँ आएगा, ये यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। तो बड़े अच्छे दोनों आज के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं कि जिसके अंदर उसने हमें इक्वल प्रोपोर्शन नहीं बता रहा, बल्कि हर एक की अलग अलग स्पेसिफिकेशन बता रहा है। अब क्या होगा, ये वाली अमाउंट हमारी रिफंड हो जाएगी, ये वाली हमारी इनपुट आउटपुट में से माइनस होगी, राइट। ये हमारी 90% के बाद माइनस होगी, ये हमारी 90% के
ये अमाउंट भी इसमें ऐड होके माइनस, ये पूरी की पूरी अमाउंट हमारी रिफंड में चली जाए, जैसे नॉर्मल करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने खुद से लाजमी एक दफा वो करना है। इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस ऑफ दिस वाज पेड इन, ये हम है देखो बेटा अगस्त में, बट inadvertently it could not be claimed in the return for March and thereafter। देखें मार्च था ना, कब तक ये वैलिड थी, चलो शुरू हो गया। ये हमारी जो इनवॉइस थी ये कब तक वैलिड थी, देखिएगा। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी जी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अभी इसने सितंबर में एक्सपायर होना था ना, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनपुट टैक्स क्या ये उसमें शामिल था, जो हमें सवाल में इनपुट दिया गया, क्या ये उसमें शामिल है या नहीं है, उसमें शामिल है या नहीं। तो यहाँ उसने कहा इंक्लूड का बताया नहीं गया, तो हम इसको अब अपने इनपुट में जाके ऐड करेंगे। जब हम वर्किंग वन बनाएंगे ना कॉमन इनपुट टैक्स, तो उसमें 12 लाख रुपए की ये वैल्यू भी आपने लेनी है। अच्छा, अगर वो लिख देता परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड दिस, कुछ भी ना करते, फर्क पड़ जाता। अगर सिर्फ ये लिख देता, दोबारा सुने, इसके साथ ये लिख देता कि परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, तो फिर इस लाइन का कोई जो है ना ट्रीटमेंट नहीं आना था। यानी वो कहता उसमें शामिल है, तो शामिल होना चाहिए था, तो जो चीज ठीक है उसको दोबारा ठीक, लेकिन उसने नहीं बताया, लिहाजा इसको इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस वाज पेड इन कैश, ठीक है, क्योंकि आप 50,000 तक की अमाउंट रॉ मटेरियल की पे कर सकते हैं कैश में। ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और पेड है, पे भी होना चाहिए। द बिल वाज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ दिस, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होनी क्योंकि ये खुद ही सेल्स टैक्स है। तो ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी हमारे किसमें हो जाएगी, इनपुट में, इसमें इनपुट में ऐड होगी। और कहता है जी ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है 4,25,000। इस क्वेश्चन में हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आ गया, पेमेंट का भी उसने चेक कर लिया, फिक्स्ड एसेट भी इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, जीरो रेटेड भी है। तो एक अच्छा सवाल था हमारे पास ये वाला। चले अब इसका टाइम कम है, जरा सोल्यूशन देख लें। ये था जी, ठीक है जी। ये देखिएगा इनपुट टैक्स हमारा जो था, अब इसको पहले एडजस्ट किया गया। परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, पहले आपने हेडिंग दी, परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये इनपुट इसका आ गया। परचेज ऑफ मशीनरी ए, देखिए ये आपने एग्जाम में यहाँ नहीं इसको लिखना, जो मशीनरी है ये इसकी हमेशा वर्किंग नीचे बनाया करें, इसकी वर्किंग आप अलग से यहाँ बनाया करें। और ठीक है, परचेजेस ऑफ टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसने तो आना ही नहीं है। इनवाइस ये देखें 12 लाख ऐड की हुई है ना हमने इसके अंदर। इनपुट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है कि टोटल ये आ गई, टोटल इनपुट टैक्स आ गया। अब इसकी अपॉर्चमेंट होने लगी है, ये देखिएगा। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी ऐड हो गई, ठीक है। ये देखिएगा जो डिस्काउंट हमने दिया हुआ था, जो डिफरेंस था वो भी ऐड कर दिया, और करेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स इनवाइस वो भी ऐड कर दी, ठीक है, वो भी ऐड हो गई। एग्जाम सप्लाई देखे रिटर्न माइनस हुई हुई है, मैंने कहा ना कि रिटर्न जो है ये प्रोविजनल होती है, माइनस हुई हुई है, ये एग्जाम आ गई। आपने एग्जाम में कोशिश करें कि इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखा करें, अपनी तरतीब को सेट किया करें। और ये हमारे पास जीरो रेटेड भी हो गई, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अच्छा, अब देखिएगा इसमें रॉ मटेरियल जो था हमारे पास वो कौन सी वैल्यू थी, ये वाली, ये वैल्यू ये आ, ठीक है। इसने हमारी, देखिए मैं इसको करता हूं, मैं कहता हूं ये वैल्यू हमारी ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब इस वैल्यू ने क्या करना था, इसने हमारी ए में भी जाना था, इधर टैक्सेबल में भी,
राइट, और ये असल में ये वैल्यू है, ये मैं इसको गलत कर दूं, ये वैल्यू, ये असल में एरो निशाना गलत हो गया, ये आ गई। तो ये ए में, बी में और सी में चली गई। और उसके बाद जो मशीन ए थी वो किस में जा रही है, सिर्फ टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट के अंदर। तो इसका क्या करेंगे हम, इनका जो टोटल है सिर्फ उसके अंदर अपोर्शनमेंट करेंगे। कैसे, ये वैल्यू कैसे आई देखिएगा, 92300000, ये असल टोटल तो ये है, इस पे नहीं करना, अब हमने इस पे करना है 1018000, ये वैल्यू होगी, ठीक है। इस पे मल्टीप्लाइड बाय 255,000, ये वैल्यू कैसे आई, ये हमारी एग्जाम सप्लाईज है, 950 डिवाइडेड बाय 1018000 इंटू 255,000, ये वैल्यूज भी आ, अंडरस्टैंड। अब सेल्स टैक्स आउटपुट टैक्स आ गया, ये देखिएगा, ये हमने असल में यहाँ वर्किंग का रेफरेंस आप पेपर में दे दें, असल में ये सारी की सारी वैल्यूज हमने ऊपर से ये उठा ली, ये वैल्यू यहाँ ले गए, क्योंकि ऊपर वर्किंग कर ली है तो टाइम जाया करने की बजाय हमने कर ली। एग्जाम्प्ट भी आ गई, यहाँ जीरो रेटेड भी आपने लिखनी है, ये बात याद रखें, यहाँ पर आपने एग्जाम्प्ट भी लिखनी है, जीरो रेटेड भी लिखनी है सारी एग्जाम के अंदर। जब आप सारी चीजें बता रहे हैं तो यहाँ करते जाए। लेस इनपुट टैक्स, अब ये आ गया आपकी वर्किंग, यहाँ जो भी 2 या 3 है वर्किंग आपने रेफरेंस देना है। इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये ब्रॉड फॉरवर्ड का क्या करेंगे, ये देखें ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। अब इसके ऊपर इनपुट टैक्स लगाएंगे 90% की रिस्ट्रिक्शन, यानी पहले आपका कॉमन इनपुट टैक्स प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर उसके बाद आपने 90% की रिस्ट्रिक्शन लगानी है, अंडरस्टैंड। तो ये वैल्यू आ गई हमारे विच एवरेज लोअर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। लेस इनपुट टैक्स ऑफ मशीन ए, ये आपने माइनस की, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं। फर्दर टैक्स आपने ऐड कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि ये माइनस करना था, तो फिर आपने उसका भी ऐड किया, सेल्स टैक्स पेएबल आ गया। उसके बाद जो रिफंडेबल था आपका, ठीक है, मशीन बी तो डायरेक्ट आपकी एक्सपोर्ट में यूज हो रही है, इसका आपने एग्जाम में रेफरेंस लिखना है कि ये कहाँ से वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा रिफंड हो गया। एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स, ये मैंने बताया था कि दोनों वैल्यूज यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। ये आपने विदहोल्डिंग टैक्स वाला आपके कैफ में नहीं है, फाइनल में है, ये सी फैब के अंदर आप इसकी कैलकुलेशन करें, यहाँ पर नहीं करना। तो देखिए ये एक बड़ा एग्जाम बेस्ड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने लाजमी इस सवाल को एग्जाम में इसको लाजमी करें। दोनों क्वेश्चन आज के बड़े अच्छे थे, दोनों आपको करने चाहिए, राइट जी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी।